सो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। मैं आपको कुछ एक छोटे छोटे फंडामेंटल्स बताऊंगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट या रेडॉक्स तो भी हो जाएगा क्योंकि बहुत आसान आता है इन मेंस। लेकिन पॉइंट यही है कि जब मैंने वो चीज समझाई तो आप स्क्रीन रोकेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि अभी सीखना है, अभी प्रैक्टिस करनी है, फिर उस तरह के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करने हैं। एंड यस, मैं आपको ये बोल रहा हूं, बिल्कुल घबराना नहीं है। रेडॉक्स एंड मोल कॉन्सेप्ट दोनों मेंस में बहुत आसान आते हैं। अभी आप देखना क्वेश्चन, प्लस अगर आप देखो तो एक ट्रेंड भी ऑब्जर्वेबल है। रेडॉक्स का क्वेश्चन एंड मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ज्यादातर इंटीजर टाइप में आता है, बट अगर आप मुझसे पूछोगे ज्यादा क्या आ रहा है इस जनवरी सेशन में, तो ज्यादा आया है मोल कॉन्सेप्ट का इंटीजर टाइप में, और रेडॉक्स में सिंपली एन फैक्टर कैलकुलेशन, जो हम अभी सीखने वाले हैं क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, some CO2 gas was kept in a sealed container at a pressure of 1 atmosphere and 273 Kelvin. This entire amount of CO2 was later passed through an aqueous solution of calcium hydroxide. The excess unreacted calcium hydroxide was later neutralized with 0.1 molar of 40 ml HCl. If volume of sealed container of CO2, अगर CO2 का वॉल्यूम x है, then what is the value of x? अब देखिए द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिससे ओवरकम करना है आपको, मैं हर क्लास में बोलता हूँ क्योंकि मैंने हर क्लास में बोलने के बाद भी मैं 2 मंथ्स बाद बच्चों में ऑब्जर्व करता हूँ। क्वेश्चन अगर 4 लाइन से ऊपर चला जाए तो घबराना नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, बल्कि दिमाग में एक चीज बिठा लो, अगर क्वेश्चन 4 लाइन से ऊपर गया तो उससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। देखो ये एक लाइन में होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्टेड विद एग्जैक्टली हाफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जितना इनिशियल अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसका हाफ कौन है, CO2। एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्टेड विद एग्जैक्टली हाफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितना प्रेजेंट है उसका हाफ से CO2 रिएक्ट कर जा रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे तो मैं नंबर ऑफ मोल्स हमेशा x लेता हूं, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में ही x फाइंड करना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स को n मान लेते हैं या a मान लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले अजम्पशन यही करना है कि मान लेते हैं, लेट एज्यूम करते हैं, लेट नंबर ऑफ, अब ध्यान समझना, ठीक है, समझते जाइए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, CO2 के मोल्स मान लेते हैं A। अब क्या बोला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितना प्रेजेंट है उसका हाफ CO2 है, तो मैं A/2 से कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी तो इसलिए मैंने इसे A माना है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनिशियली प्रेजेंट, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो इनिशियली कितना है, दिस इज 2 है, क्योंकि जितना भी होगा उसका हाफ, जितना भी होगा उसका हाफ CO2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पता चला, इसके बाद ये पता चला कि जब हाफ रिएक्ट करेगा तो 2A में से कितना रिएक्ट करेगा, 2A में से A तो रिएक्ट कर गया किससे, CO2 से, तो बचेगा कितना, ऑब्वियसली A मोल विल लेफ्ट, A मोल बचेगा, और ये बचा हुआ मोल ही किससे रिएक्ट कर रहा है, 0.1 मोलर, किससे रिएक्ट कर रहा है, 0.1 मोलर 40 ml HCl। एक सेकेंड, ठीक है, ये बचा हुआ ही किससे रिएक्ट कर रहा है, 0.1 मोलर 40 ml HCl से। नाउ अब यहां से हमें ये समझ आया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स बच जाएंगे वो किसके इक्वल होंगे, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो न्यूट्रलाइज हो रहा है किससे, HCl से, ये दोनों बराबर। अब अगर n फैक्टर वाला पार्ट आता है इक्विवेलेंस तो उससे भी हो जाएगा, एंड अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं सर हमें तो मतलब बैलेंस इक्वेशन से, दोनों से, तो स्टूडेंट्स मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूं तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो इक्विवेलेंस वाले पार्ट से समझना चाहते हैं वो यहाँ पे देख लें, नहीं तो थोड़ा सा स्किप कर लें, आगे मैं बैलेंस इक्वेशन से करवा दूं।
देखो अब इक्विवेलेंस वाले में आपको क्या याद रखना है, इक्विवेलेंस में हम क्या बोलेंगे कि वी इक्वेट इक्विवेलेंस, यानी हम इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बराबर कर देंगे किसके, इक्विवेलेंस ऑफ HCl के। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, यस नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो यहां से हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हैं बचे हुए हैं, A। व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बेस है उसका n फैक्टर क्या होगा, तो इसमें OH कितने हैं, 2, तो ऑब्वियसली इसका n फैक्टर भी क्या होगा, 2। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, उसका फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। HCl का n फैक्टर होता है 1, क्योंकि इसके अंदर 1 डिस्प्लेसेबल H+ है। अब सॉल्व करते हैं, 2A इक्वल टू m कितना है हमारे पास, m है 0.1, वॉल्यूम लीटर में चेंज करना है, डिवाइडेड बाय 1000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू कितना आया, 2 से इधर कैंसिल कर देते हैं 20, तो दिस इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल्स, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल्स, दिस इज योर आंसर। बट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास A, यानी कि CO2 के मोल्स A है, बट क्वेश्चन में तो वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो A इज 0.1, ये कैंसिल हुआ, मोलैरिटी 0.1 इंटू 40, यस, तो ये बचे हुए अमाउंट से रिएक्ट कर रहा है, तो दिस इज, अब देखो आप ये समझ गए ना कि जितने मोल्स HCl के हैं उतने ही मोल्स CO2 के हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका हाफ रिएक्ट हुआ है, तो यानी हाफ पार्ट किससे रिएक्ट हुआ है, HCl से। यानी कि आप इस क्वेश्चन को समझ के डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, अगर आप सिंप्लीफाई कर पाए, कि इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इनटू n फैक्टर is equal to number of moles into n factor into calcium hydroxide। अब मल्टीप्लाई किया, n factor is 2, A moles and solve, answer is this। now अब क्या कैलकुलेट करना है, we have to calculate volume। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट STP विच इज 22.4 लीटर, तो हमें वॉल्यूम निकालना है ml में, किसमें निकालना है, ml। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2 इंटू 10 रेज पावर -3 एंड वॉल्यूम 22.4, ml में चेंज करेंगे 10 रेज पावर 3, दिस इज गिवन वॉल्यूम, कैंसिल इट। व्हाट इज योर आंसर, 44.8। क्या आंसर आया हमारा, 44.8 आया। तो 44.8, अब इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था किस मेथड से, इक्विवेलेंस वाले तरीके से। अब हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से बताते हैं आपको, तो लेट्स फाइंड अनदर वे, दूसरे तरीके से। तो दूसरे तरीके में क्या करना है, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब क्या करना है, देखो लेट्स से आपको n फैक्टर से डर लगता है, यानी इक्विवेलेंस से डर लगता है, तो क्या करेंगे आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट करेंगे एंड इट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्या बना रहा है ये, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बना रहा है। अब आपको मोल कॉन्सेप्ट लगाना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिसको भी रिलेट करना है उनके मोल्स को बराबर कर दीजिए और डिवाइड करिए किससे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और HCl का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने माने थे, तो दिस इज A एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। HCl के कितने मोल्स थे, मोलैरिटी विच इज 0.1 एंड दिस इज 20 ml, 20 ml था, तो डिवाइड बाय 1000 इंटू में 2, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो दिस इज, अब यहां से अगर हम एक बार देख लें, 40 था वॉल्यूम, मुझे वही लग रहा था कि वॉल्यूम कितना है 40, तो अरे ठीक है, तो दोबारा बता देता हूं। तो देखो क्या है, आपने पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, ये डिलीट हो गया है, सॉरी, कभी कभी टेक्निकल एरर ज्यादा हैवी हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। तो हमने ये सीख ही लिया है कि जब भी मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करेंगे,
दोनों के मोल्स को इक्वेट करेंगे और डिवाइड करेंगे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स बाय, अब मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.1, वॉल्यूम कितना दे रखा है 40, 2 से डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमने A एज्यूम किए, A मोल्स, तो A का वैल्यू आ जाएगा यहां से, वॉल्यूम ये ml में है तो लीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर इज ये गया 2 × 10⁻³ मोल। अब आगे तो कैलकुलेशन वही है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, बट वॉल्यूम उन्होंने ml में पूछा है तो 22,400 लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 × 10⁻³ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 22,400, दिस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, तो आंसर क्या आएगा 44.8, तो 44.8, बट आंसर नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो 44.8 का नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 45, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें समझ आया, कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट कर देना। और वैसे मैं इस तरीके से इस हर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइक कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जिस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है या रिवाइज नहीं कर पाया किसी वजह से या किसी ड्यू टू एनी रीजन, तो वो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन समझ सकता है, फिर उसके बाद जैसे मैंने कंसेप्ट समझाया स्क्रीन रोके अटेम्प्ट करे, और फिर अब जैसे मान लो मैंने फिर भी नहीं समझ आया तो उसने सॉल्यूशन देखा, फिर स्क्रीन रोको और खुद से आंसर 45 निकालो, और फिर कुछ एरर हो तो दोबारा देखो। एवरी डे इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिंसियरिटी, आप जितने सिंसियर होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आप लेकर आएंगे। रिजल्ट इन द सेंस सबसे पहले रिजल्ट क्या होता है प्रोसेस, बिलीव इन द प्रोसेस, आप जैसे पढ़ाई करेंगे रिजल्ट आएगा ही आएगा, तो आपको क्या करना है प्रोसेस में बिलीव करना है। प्रोसेस क्या है समझना, अप्लाई करना, नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, आपको पता है बहुत अच्छी बात है बट पेपर में अप्लाई नहीं कर पा रहे बेनिफिट नहीं होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अब अगेन घबराना नहीं है, ठीक है घबराना नहीं है। 0.1 molar solution of KI react with excess of H2SO4 and KiO3 solution according to the equation। पहले हम देख लेते हैं क्या 5i minus IO3 minus 6H plus I2 ये एक इक्वेशन है, पहले देख लें बैलेंस है। आयोडीन है 5 + 1 6, ऑक्सीजन है 3, हाइड्रोजन है 6, रिएक्शन बैलेंस हो गया है। मैंने क्यों चेक करवाया, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होती है ना तो स्टूडेंट्स जिनको इक्विवेलेंस में थोड़ा सा कम प्रैक्टिस है वो बैलेंसिंग से भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, और जिनको इक्विवेलेंस पता है वो भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से करके बताता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, 200 ml of KI, 200 ml of KI react with 0.04 mole of KiO3. This is KI and this is KiO3 because potassium just charge balance कर रहा है रिएक्शन में और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो व्हाट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यू, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि पोटेशियम आयन इज बैलेंसिंग चार्ज ओनली, सिर्फ वो क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है चार्ज को, रिएक्शन में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई भी। सेकेंड थिंग आपको क्या समझना है, दिस कैन बी डन बाय बोथ कॉन्सेप्ट, बाय फर्स्ट मैं आपको पहले तरीके से बता देता हूं मोल से, क्योंकि जनरली बच्चे जैसे कई बार कुछ नीट के बच्चे जेईई के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो उन्हें इक्विवेलेंस के ज्यादा वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं मोल से, तो ठीक है तो मैं आपको मोल मोल रेशियो से करवा देता हूं। तो उसमें कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI जिसको भी रिलेट करते हो उनके मोल्स बराबर कर देने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KiO3 डिवाइडेड बाय व्हाट देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। KI का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है और KiO3 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, करेक्ट। अब आपको क्वेश्चन में बोला है 200 ml ऑफ KI कितना है 200 ml, और वैसे क्वेश्चन में मोलैरिटी इनिशियली गिवन है 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर इंटू 200 दिस इज KI। ये कितने KiO3 को इससे रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट विद 0.004 मोल ऑफ KiO3, ये
004 मोल ऑफ KiO3 से रिएक्ट करेगा। तो ऐसा करते हैं KiO3 के मोल्स निकाल लेते हैं, 0.1/200/5। ठीक है, क्या आंसर आया? 5 4 20, डेसिमल से 0 गया तो कितना आया? 4। बट एक गलती कर रहे, क्या? वॉल्यूम ml में है और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम में क्या होता है? लीटर डिवाइडेड बाय 1000। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां से हमें समझ आया, यहां ये स्टेटमेंट सही है। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कर दें, ठीक है? तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से भी कर देते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ Ki इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KiO3। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KiO3 इनटू n फैक्टर। राइट, नाउ व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ I माइनस? अब n फैक्टर में इंपॉर्टेंट बात है pm, pm मतलब पर मोल। ठीक है, तो यहां ये -1 से गया 0 में, तो पर मोल के लिए n फैक्टर कितना हो गया? 1। और KiO3 में ये +5 से गया 0 में, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया? करेक्ट, 5। नंबर ऑफ मोल्स KiO3 के कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स Ki का होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम विच इज 0.1 इंटू 200/1000। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन सेम है, इसीलिए अब अगर जो बच्चे दोनों कैलकुलेशन देख रहे होंगे उनको एक बात समझ आई, n फैक्टर रेशियो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इनवर्स होता है। सही बात है, रेडॉक्स में जब बैलेंसिंग की है तो पहले n फैक्टर निकालते हैं, फिर उसको रिवर्स ही तो करते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये टेक्निक भी काम आ सकती है। यानी किसी एग्जाम में अगर फंस गए कि n फैक्टर क्या है, लेट्स से इस क्वेश्चन में n फैक्टर पूछ लिया होता, तो कोएफिशिएंट देख लो, इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी इसका n फैक्टर IO3 का n फैक्टर 5 और उसका 1। जनरली n फैक्टर रेशियो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो का इनवर्स होते हैं। जनरली देखो केमिस्ट्री है तो जनरली वर्ड यूज करना पड़ेगा। देन सेकंड पार्ट में 200 ml ऑफ Ki सॉल्यूशन रिएक्ट विद 0.006 मोल ऑफ H2SO4। अब जो 200 ml है Ki वो 0.006 मोल ऑफ H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। तो अगेन वही करना है आपको कि मोल मोल रेशियो से भी कर सकते हो उस पार्ट को, सी पार्ट कि 200 ml, तो वही 200/1000 लीटर में चेंज कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 5। अब मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्लियर है ना? मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 divided by stoichiometric coefficient. This is very important part. H2SO4 1 H2SO4 कितने H प्लस आयंस देंगे? 2। मतलब अगर इसको मैं रिप्लेस करूंगा H2SO4 से तो कोएफिशिएंट विल बी 3, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें 4 3 12, आंसर आया 0.006। तो अगर आपने स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 ले लिया तब यही आंसर आ जाएगा और ऑप्शन लगेगा सही है। बट उन्होंने थोड़ा सा देखा है कि क्या बच्चा सोच रहा है कि हमने H प्लस आयन नहीं पूछा है, हमने H2SO4 पूछा है। क्या आप इस बात से अवेयर हैं कि H2SO4 कितने H प्लस देगा? आंसर इज 2। तो ये कभी कभी एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में इन गलतियों से बच जाते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कर लेंगे। थर्ड, 0.5 लीटर ऑफ Ki प्रोड्यूस 0.005 मोल ऑफ I2। अगेन सेम वे। अब डी पार्ट भी डिस्कस करते हैं। 200/1000 इंटू 0.1 स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Ki इज 5। नंबर वो अच्छा यहां वॉल्यूम 0.5 लीटर है। कितना है? 0.5 लीटर। तो इस बार वॉल्यूम सीधे लीटर में ही दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो वॉल्यूम इज 0.5 लीटर। तो 0.5 लीटर और 0.1 मोलर Ki कितने प्रोड्यूस करेगा? आयोडीन 0.005 मोल ऑफ I2। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 3। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 5 से 5 गया, हाँ 0.003 आया मेरा तो नंबर ऑफ मोल्स I2, यानी कि दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3, KiO3 का इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर. व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ KiO3? 5. तो यस, दिस इज ट्रू. तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या हुआ? A एंड D. ठीक है, आंसर क्या हुआ हमारा? A एंड D. करेक्ट. तो एन फैक्टर निकालने के लिए क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं जिनको एन फैक्टर में डाउट है. आप बोलोगे सर ये पहले बताना चाहिए था. कोई बात नहीं, मैं अगले बार से पहले से डिस्कस कर दूंगा. तो एन फैक्टर देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं. एन फैक्टर में जैसे I माइनस चेंज हुआ I2 में या IO3 माइनस चेंज हुआ I2 में. ठीक है, राइट. तो एन फैक्टर निकालेंगे कैसे? हमेशा तो आपकी मर्जी है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. दैट्स टोटली ऑन यू, क्या आपको इजी लग रहा है. ठीक है, तो जैसे ऑलवेज एन फैक्टर क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट बट मॉडुलस. क्या होगा? मॉडुलस. एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो अब जैसे यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है और इधर क्या है? 0. तो एन फैक्टर क्या होगा? अब क्या लिखोगे? 5 माइनस 0. तो एन फैक्टर क्या आ गया? 5. राइट. अब ऐसे ही मुझे I माइनस का एन फैक्टर निकाल. तो यहां पे एन फैक्टर क्या होगा? रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस प्रोडक्ट की 0 बट मॉडुलस है तो 1. तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 1. राइट. अगेन एक और, C2O4 2 माइनस चेंजेस टू CO2. ठीक है, C2O4 2 माइनस किस में चेंज हो रहा है? CO2 में. एन फैक्टर निकालिए. तो पहले आप C2O4 का एन फैक्टर निकालेंगे. C2O4 का एन फैक्टर क्या होगा? तो यू कैन से इट इज +3 एंड CO2 का +4. तो एन फैक्टर निकालो. नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज 3 और प्रोडक्ट में कितनी है? 4. आंसर क्या आ गया? 1. अब एक फंडामेंटल एरर जो हर बार बच्चा करता है कि एन फैक्टर इज पर मोल. क्या है? पर मोल. 1 मोल ऑफ C2O4 में कितने कार्बन है? 2. यानी मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी. जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एटॉमिसिटी से. तो अगर मैं पूछूं C2O4 में कार्बन का एन फैक्टर बताइए, तो एन फैक्टर ऑफ कार्बन इन C2O4 2 माइनस इज reactant minus product multiply by atomicity. What is atomicity? Atomicity is number of atoms present. कितने atoms present हैं किसमें? In 1 mole of compound. तो 1 mole of compound में कितने कार्बन है? 2. तो आंसर is 2. बट लेट्स से रिवर्स पूछ लेते, CO2 में कार्बन का एन फैक्टर बताओ. तो अगेन आप एन फैक्टर ऑफ कार्बन अगर CO2 में पूछा जाए तो अगेन क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी डिफरेंस इज गोइंग टू बी सेम 1 एंड एटॉमिसिटी इज 1. तो एन फैक्टर इज 1. तो इसको समझिए, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए. तो आई गेस मैंने एन फैक्टर का फंडामेंटल आपको बता दिया है, मोल मोल रेशियो का फंडामेंटल बता दिया है, ताकि आगे क्वेश्चंस करने में हमें प्रॉब्लम ना हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, अगेन इसे देख के बिल्कुल नहीं घबराना है. अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वैसे ये रिडॉक्स में भी थ्योरी में है एज वेल एज केमिकल काइनेटिक्स में भी है, दोनों में है. और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो आप इसे देखिए. क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 का जब टाइट्रेशन करते हैं तो इनिशियली उसे हीट करते हैं. ठीक है, क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे. इनिशियली हीटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस, बट नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन फेरस अमोनियम सल्फेट. लेकिन FAS में हीटिंग की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि FAS में फेरस होता है Fe2+. अब रीजन क्या दे रहे हैं? ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 की टाइट्रेशन में इनिशियली जो Mn बनता है हाई टेम्परेचर पे, वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट. बिल्कुल सही बात है. KMnO4 जब करेगा इसे कैटलिस्ट तो वो चेंज होता है Mn2+ में, विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट. तो केमिकल काइनेटिक्स में है भी कि ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन का एग्जांपल, ये कौन सी रिएक्शन में ऑटो कैटलिस्ट एक्ट करते हैं? तो KMnO4 वाली रिएक्शन है. इसमें Mn2+ एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, तो हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. बट सॉरी, हीटिंग की रिक्वायरमेंट है
और एक बार जब रिएक्शन हो जाती है तो ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है। बट अगर फेरस अमोनियम सल्फेट ले लें, वहां हीटिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस केस में हीटिंग से हो सकता है कुछ फेरस आयन किस में चेंज हो जाए, फेरिक आयन में, और करेक्ट आंसर ना आए। तो मैं बोलूंगा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, तो एक थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन रहता है, आप कमेंट करके बताना मुझे, कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि टाइम सेव वीडियो छोटा करने के लिए जल्दी जल्दी बोल दूं, कुछ चीजें स्किप कर दूं, या एक बार लगता है कि डिटेल में बताऊं। तो डिटेल में बताएंगे तो 5 क्वेश्चन का वीडियो भी 1 आवर हो जाता है, फिर आपको लगेगा कि 1 आवर में 5 क्वेश्चन हुए। तो वो थोड़ा सा मेरे को एक कंफ्यूजन है, वो आप थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिएगा फॉर कमिंग वीडियोस। तो देखो, ये क्वेश्चन है CH4+2O2, मीथेन का कंबशन हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन। ये क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्रिंटिंग एरर हो गया, ये कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज ए। नाउ नेक्स्ट, NaH गिव्स यू Na+H2, मतलब सोडियम हाइड्राइड को हीट किया तो वो डिकम्पोज हुआ किसमें? अगर सोडियम हाइड्राइड को हीट किया तो वो डिकम्पोज हो गया सोडियम और हाइड्रोजन में। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, राइट। नाउ V2O5 और कैल्शियम से रिएक्ट हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ है? वेनेडियम इज डिस्प्लेस्ड बाय कैल्शियम। तो देखिए, फंडामेंटल ऑफ रेडॉक्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आ गया, तो इजी पार्ट तो समझ लो आएगा ही आएगा। तो आपको रेडॉक्स में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। यही होता है डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, कंबशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन। लास्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन किसका एग्जांपल है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं आपको बोलूंगा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल याद कर लो, वो पूछते ही हैं। क्लोरीन प्लस NaOH, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये दे रहा है NaCl प्लस NaOCl। ठीक है, देन सेम वे क्लोरीन प्लस NaOH, हॉट एंड कॉन्क, ये क्या देगा? NaCl प्लस NaClO3। लर्न दिस। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब जैसे ये पढ़ लिया, हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे n फैक्टर पूछ लें। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का n फैक्टर कैसे निकालते हैं? इट इज N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है? ठीक है, एग्जांपल से समझाते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है? एक ही एलिमेंट रिड्यूस होता है और एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है। तो आपको क्या करना है? एन फैक्टर निकालना है। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NaCl? व्हाट इज योर आंसर? तो वही करेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंड मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। तो जब क्लोरीन NaCl में जाएगा तो एन फैक्टर क्या होगा? 2। नाउ जब क्लोरीन NaClO3 में जाएगा तो 0 माइनस 5 5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, तो एन फैक्टर हो गया 10। 2 प्लस 10, 20 बाय 12, 5 बाय 3। दिस इज द एन फैक्टर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का आपसे एन फैक्टर भी पूछा जा सकता है। ये PYQ में, मतलब अभी 24 जैन सेशन में नहीं आया, बस 23 22 में है, 20 में तो बहुत रिपीटेड था ये। ओके, तो अब बहुत ज्यादा रिपीट होने की वजह से थोड़ा सा वो क्या कर रहे हैं, तरीका बदल रहे हैं, पूछ वही रहे हैं बट थोड़ा सा घुमा रहे हैं अब चीजों को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरीड आउट बाय बोथ K2Cr27 एंड KMnO4? मतलब K2Cr27 एंड KMnO4 दोनों किस रिएक्शन कौन से कैरीड आउट करते? बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों I- को I2 में चेंज कर देते हैं। अगर एसिडिक मीडियम है तो करेक्ट है, एसिडिक मीडियम में I- I2 में चेंज होता है और I- चेंज होता है IO3- में इन बेसिक मीडियम।
This is the difference in case of iodine. Then S2 minus is converted into sulfur. Yes, ये दोनों ही सल्फाइड आयन को सल्फर में कन्वर्ट करते हैं, फेरस आयन को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। I माइनस को IO3 में नहीं करते, ये करते हैं किसमें, बेसिक मीडियम में, एसिडिक में I2 में ही करते हैं। S2O3 को SO4 में चेंज करते हैं, बट साइमल्टेनियसली सल्फर, कोलाइडल सल्फर बनता है इसमें, ठीक है। कोलाइडल सल्फर की फॉर्मेशन में थायोसल्फेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो प्लस S भी बनता है, ओके। अब यहां पे क्या है, जब नीट में पढ़ाते हैं तो ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, सल्फर, कोलाइडल सल्फर वाला, बट जेई में इसे ऐड करते हैं, बिकॉज सॉल्ट एनालिसिस मेंस में भी अच्छा खासा पूछा जा रहा है जेई में, और उसके बाद इधर भी डिस्कशन अच्छा खासा होता है एडवांस में। तो ये बनता है सल्फर, तो दैट्स व्हाई KMnO4K2Cr2 में ये रिएक्शन इनकरेक्ट हो गई। ऑप्शंस लिखना भूल गए, मैं लिख देता हूं। द करेक्ट आंसर इज A, B एंड C। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, A, B एंड C। तो यहां मैं बोलूंगा, मैंने एक फ्लैश कार्ड में वीडियो बना रखा है जिसमें सभी एलिमेंट किसमें कन्वर्ट होते हैं वो बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। रिप्लेस रील्स बाय फ्लैश कार्ड्स, मतलब देखो रील देखना डोपामाइन सिक्रेट करना, कुछ टाइम में इतना एडिक्शन की रुक ही नहीं पा रहे, तो बेटर है कि उसे धीरे धीरे रिप्लेस किया जाए, कि क्या सुना जाए, वो जो काम की चीज है, राइट। The species which does not undergo disproportionation reaction, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। डिसप्रोपोर्शनेशन होता है which can oxidize and reduce, जो ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए। तो अगर कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान रखना है, अगर कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कभी ऑक्सीडाइज, मिनिमम में है तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता। और अगर कोई एलिमेंट कभी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। मतलब मिनिमम वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है और मैक्सिमम वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब अगर इसके बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट लाई करती है, यानी इससे कम और इससे ज्यादा, तो वो जो एलिमेंट है इट कैन शो, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट कैन शो डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या शो कर सकता है ये, डिसप्रोपोर्शनेशन। नाउ किसी भी एलिमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज वैलेंसी एंड maximum oxidation state is number of valence electrons. Let's discuss this in case of chlorine atom. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर एंड मतलब जस्ट फ्लोरीन के नीचे आता है, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3s2 3p5। एटॉमिक नंबर 17 है तो 287 भी लिख सकते हो, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉस करेगा टू कंप्लीट ऑक्टेट। एंड इसके बाद मैक्सिमम, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मैक्सिमम, मींस जो -1 और +7 में होंगे वो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेंगे और इसके बीच वाले शो करेंगे। तो लेट्स फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं मानता हूं कि आपको कैलकुलेट करना आता होगा। दिस इज +7, दिस इज +5, this is +1 and this is +4। तो मिनिमम तो कोई नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ClO4- पर क्लोरेट आयन, इट कैन नॉट एक्ट एज डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो बस अगर कंसेप्चुअली पूछे तो ऐसी अप्रोच करना है, लर्निंग पार्ट नहीं है। तो मैंने आपको कंसेप्ट भी यहां पे सिखाया। चलते हैं आगे। तो रिडॉक्स के क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसके मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन इंपीरिकल फॉर्मूला पे एक आ ही रहा है, एंड व्हाट आई ऑब्जर्व कि सिंपल मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, बहुत मुश्किल नहीं कर रहे हैं, मतलब मोल मोल रेशियो पे आ रहा है, मोलैरिटी और उसको वो रिडॉक्स में ले जाते हैं। ज्यादातर यहाँ पे सिंपल, मेंस में भी सिंपल रख रहे हैं, बाकी अभी यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं उससे आप आइडिया लगा लेना। सी दिस क्वेश्चन, the molarity of 70% by mass of monobasic acid is this। डेंसिटी गिवन है, तो यहां पे तो सीधे इस ट्रिक से ही हो जाएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xd बाय m, वेयर x इज परसेंटेज बाय मास, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 10
परसेंटेज बाय मास इज 70, डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml, यूनिट जरूर देख लेना, यही एक गड़बड़ होती है। देन डिवाइडेड मोलर मास ऑफ एसिड इज 70, अच्छी बात है, आंसर इज 12.5। 10 रेज टू पावर -1 में बताना है, तो 12.5 कैन बी रिटन एज 125 इंटू 10 रेज टू पावर -1, तो आंसर क्या हो गया 125। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल। तो इसलिए एग्जाम में सोच के जाना है 5 क्वेश्चन तो आसान आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि केमिस्ट्री में अगर जेई में मार्क्स लाने हैं, पहले बोर्ड लेवल के 11-12 के फंडामेंटल फॉर्मूले याद कर लो, जो जो पता है वो, और कॉन्फिडेंट रहो। तो समझ लो 5 क्वेश्चन वैसे हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मो, देन डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। पीडीएफ ऐसा है, आप देख लोगे ना वीडियो तो भी करके आओगे पेपर में। ठीक है, चलो मैं पीडीएफ हटा देता हूँ। तो सीधे आ जाते हैं थर्मो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड देन मूव ऑन करते हैं किस पे, इक्विलिब्रियम पे, तीसरा पार्ट। फिर केमिकल बॉन्डिंग चौथा, जीओसी पांचवा। ये 5 चैप्टर अभी एक हफ्ते में आराम से हर बच्चा कर सकता है। 5 चैप्टर में से लगभग हर ट्रेंड तो यही कि 2 चैप्टर क्वेश्चन ईच, यानी 10, बट मिनिमम साइड 8 मान लेते हैं। 8 4 32, 4 क्वेश्चन आसान आएंगे, 4 4 16, मतलब 40+ यू कैन स्कोर। सिर्फ अपना टेम्परामेंट और इमोशन कंट्रोल करके आप 40+ केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज दीज परसेंटेज, इंपीरिकल फॉर्मूला 5। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया ही है कि क्या प्रॉब्लम आता है बच्चों, जब भी आप क्या करते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूले क्वेश्चन करते हैं, तो आपके पास एक ही प्रॉब्लम आती है। क्या आपके पास प्रॉब्लम आती है कि कॉलम याद नहीं होते, स्पैमर वर्ड से याद कर लो, हो गया क्वेश्चन। स्पैमर फर्स्ट इज, यू कैन से सिंबल, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। देन परसेंटेज, पी फॉर परसेंटेज, कार्बन का 14.5, क्लोरीन इज 64.46, हाइड्रोजन इज 1.8। नेक्स्ट पार्ट है, आप कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, वो मैं आपको रियल टाइम में करके दिखा रहा हूं कि कैसे कर सकते हो। क्या इसका सम 100 है? अगर 100 नहीं है तो नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। तो मैं तो देखो अप्रोक्सीमेटली करता हूं ज्यादातर, क्योंकि इंपीरिकल में ज्यादा चेंजेस नहीं होते अनलेस और अनटिल ऑप्शन मेंशन ना हो। तो देखो, वैसे मैं विद ऑप्शन वाला भी आपको देखना अभी बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक से। तो ये ऐड किया 64 प्लस दिस 14, तो 78, ये 80 हो गया, तो मान लेते हैं ये हो गया 20। एटॉमिक मास, कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16। नाउ डिवाइड करते हैं, 14 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 12 एंड 1.2, 64 को 35 से डिवाइड करेंगे 64.46 को, तो इट कम्स आउट टू बी कितना आएगा, 35 1 दिस। अब ये देखिए 35 2 70 होता है, क्लोज टू 70 है, तो मान लो ये 1.7 या 8 होगा। नाउ 1 को 1.8 से डिवाइड करेंगे 1.8, तो अब आपको देखो समझ भी आया कि मैंने 1.7 या 8 में से 1.8 क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये 1.8 जा रहा है। देन नेक्स्ट 20 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 का टेबल आता है, 16 1 16, 16 2 32, 1.25 आएगा 1.2। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, कैसे, इनमें जो सबसे छोटा नंबर है डिवाइड कर दो। तो 1.2 को 1 से डिवाइड जब हम करेंगे इसको, ठीक है, तो देखिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है, 1 1.5 1.5 1, होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 3 3 2। व्हाट इज द इंपीरिकल फॉर्मूला, C2Cl3 H3O2। मास निकालना है, ऐड कर लो, C2Cl3H3O2, तो ये हो गया 24, 35 दिया 105, 106.5, एंड हाइड्रोजन इज 3 एंड ऑक्सीजन इज 32। ऐड कर लेते हैं, इतना मतलब चला ले। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन होती है, Fe3O4 क्या हो रहा है, Fe3O4 का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो ये बहुत अच्छी बात है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है, +4 CO2। ठीक है, अब देखो ये सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट से हो रहा है क्वेश्चन में क्या बोला है, x kg ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड, कितना आयरन प्रोड्यूस हो रहा है, x kg, when 2.32 into 10 raised to power 3 kg of Fe3O4,
is reacted with 2.8 into 10 raised to power 2 kg of CO. When अब पहला एक कंसेप्चुअल अप्रोच, ये ध्यान रखना है सर हमें कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएजेंट का है? अगर दोनों रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है या कंसेंट्रेशन गिवन है या वेट गिवन है तो समझ लो न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएजेंट का है. व्हेन नंबर ऑफ मोल्स, वेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ और ऑल, मान लो तीन है, तीन रिएक्टेंट है, सभी का गिवन है, इनका डेटा अगर गिवन है, इन दैट केस इट इज अ न्यूमेरिकल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. बट हम चिंता नहीं करो, लिमिटिंग रिएजेंट वैसे ही निकालेंगे जैसे हम करते हैं. आप कैसे करते हो? नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से करते हो ना, मोल मोल रेशियो. अभी यही करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe3O4 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सुप्रीम कोर्ट SC. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट Fe3O4. अब देखो मास है 2.32 इंटू 10 रेज़ पावर 3 kg. नाउ व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास क्या है? मैं ना पता kg में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि जो x है, वैल्यू ऑफ x वो भी kg में निकालना है. तो हमने अभी ये समझ लो, अगर यूनिट्स सबसे शुरू से अंत तक सेम है, कन्वर्ट ही मत करो. तो दिस इज kg. इसका Fe3O4 का मोलर मास आ गया 232 एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट 1. अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 एंड मोलर मास इसका है 28. आप बताइए दोनों में से किसकी वैल्यू कम आ रही है? ठीक है, ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट किसका कम आ रहा है? ठीक है, ये वाला पार्ट किसका कम आ रहा है? तो अगर हम देखें तो इट कम्स आउट टू बी, अगर ये डेसिमल हटा दें तो 10 बच जाएगा, और अगर इसको हम देखें ये 2.8 इंटू 10, ये भी डेसिमल हटा दें 10, तो दिस इज 10 एंड दिस इज 10/4. दिस वैल्यू इज लेस. ये जो 10/4 वैल्यू है ये लेस है. लेस है तो इसका मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया. अब जैसे लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो यहां तक जो कैलकुलेशन की है वो वेस्ट नहीं गई. क्यों? क्योंकि मोल मोल रेशियो में क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये कैलकुलेशन तो कर लिया आपने, तो बस उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ. 10/4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन कितना होगा? गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 3. ठीक है, तो इसीलिए बस थोड़ा सा ना ब्रेन ट्रेन वैसा होना चाहिए कि एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो. तो देखो जब भी आप निकालते हो वैल्यू, दोनों की निकालोगे तभी पता चलेगा विच इज लिमिटिंग, तो उसी को डायरेक्ट यूज कर लो लास्ट में. तो दिस इज 14 3 42, 42 इंटू 10 420. ठीक है, देखो भाई इंटीजर टाइप में आंसर गलत हो सकते हैं, मेरे को पहाड़ा गलत हो सकता है, मैं 4 दूनी 9 कर सकता हूँ, 9 3 36 कर सकता हूँ, तो ये चला लेना. तो आंसर इज 420. नेक्स्ट, तो देखो सारे क्वेश्चन अब जहां से हमारे मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब किस में आए? इंटीजर में. फोर्थ भी इंटीजर टाइप में. x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का जब रिएक्शन होता है, थोड़ा सा वो ऑर्गेनिक चेक कर रहे हैं आपके साथ के साथ. क्या आपको पता है कि बेंजोइक एसिड क्या होता है? C6H5COOH. डू यू अवेयर ऑफ दिस? डिड यू अवेयर ऑफ दिस? सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट होगा तो वो बनाएगा सोडियम बेंजोएट प्लस CO2 प्लस H2O. क्वेश्चन है जो CO2 रिलीज है वो 11.2 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ बेंजोइक एसिड? दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन. तो क्या करेंगे? वही जो करते आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के 1 है, बहुत अच्छी बात है, खुश हो गए हम. बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास. मोलर मास निकाल लेते हैं 72 72 77 78 82 और 32, 122. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट STP. गिवन वॉल्यूम है 11.2 लीटर, STP पे कितना है? 22.4.
ठीक है, क्या निकालना है, x। तो ठीक है, कैलकुलेशन भी इजी दे दिए इन्होंने। x का वैल्यू हो गया 261, x का वैल्यू क्या हुआ 61 ग्राम। ठीक है, करेक्ट, समझ आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए सिंपल, मैंने बोला ना मोल कॉन्सेप्ट बेस पे मुश्किल नहीं पूछ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक पता होना चाहिए, थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए, थोड़ा सा अवेयर रहना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। इंटीजर टाइप देख के घबरा जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो जो मैंने अपना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बनाया था वीडियो, उसमें समझाया इसीलिए था कि ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो देखो ध्यान सुनो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज निकालते हैं उसका वेट रखते हैं ऊपर और नीचे रखेंगे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। हो गया क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब एक और बात समझनी है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY, ठीक है, उसका कंबशन दे रहा है CO2 प्लस H2O, कंबशन पे वो क्या दे रहा है CO2 प्लस H2O, तो जितना हाइड्रोजन इस वाटर में होगा क्या उतना ही हाइड्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होगा, होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के कंबशन में हाइड्रोजन वाटर के अलावा कहीं जा ही नहीं रहा है। जब इसका हाइड्रोजन वाटर के अलावा कहीं जा ही नहीं रहा है तो जितना हाइड्रोजन इस वाटर में होगा वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जैसे भी समझना चाहो। तो हाइड्रोजन जब यहाँ का यहाँ गया तो टोटली उसका मास कंजर्व रहेगा। यानी अगर मैं वाटर में हाइड्रोजन निकाल लूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का वेट निकल गया। यस, तो वी नो दैट 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज हाइड्रोजन 2 ग्राम। 18 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन है 2, तो 0.9 ग्राम वाटर में कितना होगा, तो 0.9 ग्राम ऑफ वाटर हैज 2/18 इंटू 0.9। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, बट विद प्रैक्टिस आप समझ जाओ कि 2/18 सेम रहने वाला है। यही क्वेश्चन हो सकता है इस सेशन में, वाटर की जगह CO2 लिख दें, तो जैसे ही CO2 में आप कार्बन का वेट निकालोगे तुरंत समझ जाना, CO2 में कार्बन 12 होता है, टोटल 44 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ CO2। ये आपको वेट ऑफ कार्बन के लिए दिमाग में प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इसे प्रैक्टिस करो और बताओ ये समझ आया या नहीं। 0.9 से 2/18 इंटू 0.9, ठीक है, दिस इज द वेट ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। रख देते हैं इसको, तो 2 9 18, 1.8 बाय 18 इंटू 100। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं, 0.01 मोल। ओहो 0.01 मोल, तो वेट निकालना तो बहुत ही मुश्किल नहीं हो गया। हाँ मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये घर पे तो याद आता है, एग्जाम में याद नहीं आता है, ठीक है। तो गिवन मास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.01 और मोलर मास कितना है वही तो निकालना है, तो x मान लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10, तो मुझे लगता है अब हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। ये डेसिमल से नीचे आ गया 10 और 18 से गया 18, ये डेसिमल से ऊपर आ गया 100, ये एक जीरो इधर गई एक जीरो इधर, तो x इज इक्वल टू 100, यानी कि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम। कितना है 100 ग्राम है। क्लियर है। ड्यूरिंग सल्फर एस्टिमेशन, अब क्या कर रहे हैं, सल्फर का एस्टिमेशन कर रहे हैं। 160 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 466 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। परसेंटेज ऑफ सल्फर बताओ। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी सल्फर होगा वो सारा का सारा सल्फर किसमें होगा, बेरियम सल्फेट में। अगर प्रीवियस एग्जांपल समझ आया है तो ये हो जाना चाहिए। मैं वैसे तो डायरेक्ट लिखने का मन कर रहा है, बट फिर भी समझा दे रहा हूं कि हो सकता है कुछ पार्ट कुछ नया मिल जाए। तो बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट में सल्फर की परसेंटेज, तो अब मोलर मास बेरियम का होता है 137, ऑक्सीजन का होता है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो ये ऐड करके कितना आ जाता है 233, कितना आएगा 233।
तो बेरियम सल्फेट 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में सल्फर कितना है 32, तो 466 मिलीग्राम में कितना होगा, 32 ग्राम प्रेजेंट है 233 में, तो 466 मिलीग्राम में कितना होगा, आ गया सल्फर। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है, अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है, जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं सल्फर, तो वेट ऑफ सल्फर ऊपर, नीचे लिखेंगे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, वेट ऑफ सल्फर, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 160 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड परसेंटेज। वैसे दिख रहा है कि ये 2 से जा रहा है सीधा सीधा, ठीक है, फिर ये भी दिख रहा है कि ये 16 से जा रहा है सीधा सीधा, ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 40, क्या परसेंटेज आया 40। तो देखो इसे वही हम पढ़ते हैं कैरियर्स मेथड में परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ते हैं, और हैलोजेंस में भी पढ़ते हैं परसेंटेज, तो देखो वो सब सेम ही है, मोल कॉन्सेप्ट है। क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। अब चाहे कुछ भी कह दो कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी कह सकते हो आप। 20 ml ऑफ 2 मोलर, ध्यान से सुनना, 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH is added to 500 ml of 0.5 मोलर NaOH, फाइनल मोलैरिटी। ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। बस ये देख लो क्या दोनों बेस हैं या दोनों एसिड है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो फॉर्मूला क्या यूज होता है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इंटू V1 प्लस V2, राइट। नाउ व्हाट इज M1, M1 कितना है 2, V1 कितना है 20, क्योंकि सारे ml है तो इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं लीटर्स में, ठीक है। M2 कितना है 0.5, वॉल्यूम इज 400 ml, मोलैरिटी निकालनी है, वॉल्यूम इज 20 प्लस 400, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं सर लीटर में कन्वर्ट करो, तो मैं दिखा भी रहा हूं कि क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो मैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा 1000 से डिवाइड, क्या करूंगा 1000 से डिवाइड। तो अगर इससे मैं डिवाइड ना करता तो कैलकुलेशन में कोई फर्क आया नहीं, क्योंकि अब ये क्या हो गया कैंसिल। तो ये हो गया 40, ये हो गया 40 पंजे 200, 200, वो हो गया 420। तो कैलकुलेशन भी ठीक ही लग रही है कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। फाइनल मोलैरिटी इज 240 बाय 420, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 4 बाय 7, तो ये हो गया 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, क्या कर रहा हूँ, हद हो गई, ठीक है, मैंने गलती कर दी, 4 बाय 7, तो 6 चौक 24, ठीक है। तो 0.75 जा 35, फिर उसके बाद 40 हुआ, 5 बचा, 7 7 जा 49, फिर उसके बाद 1, तो 0.571 इज द मोलैरिटी। बट आंसर निकालना है 10 रेज़ पावर -2 में, तो 57.1 इंटू 10 रेज़ पावर -2, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 57, क्या होगा 57, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एलिमेंटल, तो ये इंपीरिकल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो तरीका तो पता ही है स्पैमर। अब करते हैं कोशिश कि बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन करने की कोशिश। देखो इस क्वेश्चन में मेंशन है कि कार्बन 54% है, यानी मोर देन 50%। क्वेश्चन में मोलर मास पता है 132, यानी कि कार्बन मोर देन 50%, यानी 132 का आधा कितना होता है, ठीक है। तो 132 का आधा 65 हुआ, 65 130 66, यानी कि कार्बन का मास मोर देन 66 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 50% से ज्यादा है ना कार्बन, मोर देन 66 मतलब 70 के आसपास। देख लेते हैं 12 4 48 48 72 72, यानी ये क्लियर है कि आंसर बी और डी में से कोई एक है। अब आते हैं किस पे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना है 10%, 9.2 मतलब 9%, तो 132 का 10% कितना होता है 13.2, तो ऑब्वियसली 9.2% पे क्या होगा, वाह, उन्हें भी पता है कि कोई टीचर है जो बताएगा कि कैलकुलेशन मत करना। अब एक और बात बता रहा,
कि बी और डी जब देख लो ना, सीधे ऑक्सीजन ही चेक कर लो। मैंने अब स्टेप वाइज चला हूं, आप सीधे देख लो जो सेम है उससे अलग। O6 और O3, ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 36। कितना परसेंट है? 36%, मतलब 1/3 के आसपास। तो 132 का 1/3 कितना होगा? मतलब 1/3 होगा इसका, क्योंकि 33 सा, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप समझ पाओगे। 36% मतलब 33 के आसपास 1/3। तो 132 का 1/3 होगा 3 चौक 12, 44। अब मैं देखूंगा 44 से थोड़ा सा हाई कहां है। ये 16 3 48, ये 16 चुके 96। तो दिस इज द आंसर, डी इज द आंसर। तो इंपीरिकल फॉर्मूले में हर बार जरूरी नहीं है वो वही कॉलम बनाना और लास्ट तक जाना। जैसे हम स्कूल मेथड करते थे कि पहले इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, एन निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बताएंगे। नहीं, अगर मास पता है डायरेक्ट हो जाएगा परसेंटेज से। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो फंडामेंटल, जो बच्चा बहुत लड़ता है ना केमिस्ट्री टीचर से कि सर आप वेट बोल रहे हो मास बोल रहे हो, केमिस्ट्री टीचर बोल देता है अरे मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही होता है, ग्रेविटी नहीं लगती। उन्होंने इस बार केमिस्ट्री टीचर के ऊपर सवाल उठा दिया। क्वेश्चन आया, वेट ऑफ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अब देखो उन्होंने पूछ लिया वेट, तो अब केमिस्ट्री टीचर को प्रिसाइजली बोलना पड़ेगा भाई वेट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट नहीं होता, वो होता है क्या? मास। तो या तो गिवन मास वर्ड यूज करो या मोलर मास यूज करो, क्योंकि जनवरी सेशन 25 में उन्होंने प्रिसाइजली बोला है केमिस्ट्री टीचर मस्ट यूज वर्ड मास नॉट वेट। नाउ मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। अब mg क्या होता है? वेट। ये भी गलत हो गया, दिस इज व्हाट? वेट। तो पहली दो स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। थर्ड, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। सही बात है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। सही बात है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, -10 -20, और जो नेगेटिव टेम्परेचर है वो केल्विन में नहीं होता। 273 केल्विन, 0 केल्विन लास्ट। Precision refers to the closeness of various measurement for the same quantity. This is true. ऑप्शन लिखना भूल गए तो ऑप्शन में आंसर होगा सी डी ई। अब मैं जरा आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझाता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। लेट्स से, ठीक है, मान लेते हैं कि मतलब जो जेई मेंस का पेपर है उसमें लास्ट रैंक तक काउंसलिंग होते तक 82 तक कुछ ना कुछ एनआईटी किसी लकी इंसान को 82 मार्क्स पे मिल जाता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब 130 to 140 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 140 मार्क्स से एनआईटी मिल रहा है। 140 मार्क्स पे क्या मिल रहा है? एनआईटी। तो 140 मार्क्स, अब किसी बच्चे के आए 139, किसी बच्चे का आया 140, किसी का आया 141। दिस इज एक्यूरेसी। क्या है ये? एक्यूरेसी है। लेकिन अब किसी बच्चे का आया 80, किसी का आया 81, किसी का आया 82। क्या ये एक्यूरेट है? नहीं, 140 से बहुत दूर है, टारगेट से बहुत दूर है। क्या ये प्रिसाइज है? यस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन का गोल से कोई लेना देना नहीं है और एक्यूरेसी का गोल से लेना देना है। ठीक है, तो ये डायग्राम मुझे सबसे बेस्ट लगता है जो मैंने सर्च किया कि बच्चों को कैसे आसानी से प्रिसीजन और एक्यूरेसी से समझा सकते हैं। तो अगर 3 एरो गोल पे लगे, टारगेट पे, तो यहां पे एक्यूरेसी भी है, प्रिसीजन भी है, बुलसाई। लेकिन 3 एरो यहां लग रहे हैं टारगेट से बहुत दूर, लेकिन क्लोज है, इसमें प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। प्रिसीजन है कि कितना क्लोज है रिजल्ट, एक्यूरेसी है कि कितना रिजल्ट के पास है। दिस इज, इसमें प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है। लेट्स से तीसरा एग्जांपल लेते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझने के लिए। एक एरो यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है। नो प्रिसीजन, नो एक्यूरेसी। वैसे एनसीईआरटी में डेटा वाइज भी बहुत अच्छा समझाया हुआ है, मैं बोलूंगा एक बार चले जाना क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर पे भी एक क्वेश्चन आ ही रहा है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड परसेंट बाय मास 10x d by m से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉन्क लेबल्ड एज 70 वॉल्यूम इन ml,
विच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छा थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो मोलैरिटी क्या होता है 10xd by m। क्वेश्चन में बोला है कॉन्क नाइट्रिक एसिड है 75% बाय मास और उसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो उससे आ गई मोलैरिटी, बट मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, और वॉल्यूम ml में निकालना है इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। एक बार जो डेटा गिवन है परसेंटेज और डेंसिटी, उससे मोलैरिटी निकालो। फिर क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम बताओ जिसमें 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, तो पहले डेटा से 10% बाय मास 75, डेंसिटी 1.25, मोलर मास इज नाइट्रिक एसिड का मोलर मास ही होता है, ऐसे ही लिख देता हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है कैंसिल होगा। व्हाट इज द वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, वो निकालना है, नहीं 30 ग्राम। अब वो बोल रहे 30 ग्राम में वॉल्यूम बताओ, तो क्या होगा 30 बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक डेटा से मोलैरिटी निकाल रहे हैं, दूसरे फॉर्मूले से वॉल्यूम। ऐसे कई बार वेट भी पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। सॉल्व कर दें, कर देते हैं। m से गया m एंड यहां से अगर हम देखें डेसिमल हटा देते हैं 100, तो 25 चौके 100 540, तो v कम्स आउट टू बी, ये 0 से गया 0, तो v आ गया हमारा, v ऊपर बाकी सब इधर, 30 इंटू 4 इंटू 100 बाय 5 इंटू 75, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 3 10, मैथ से बच्चों 32, आंसर इज 32। क्या आंसर आया 32। तो कुछ नहीं, इसीलिए कहते हैं, मैं इसीलिए जब अभी बोर्ड्स का क्लास ले रहा हूं ना, तो उन्हें बहुत डिटेल में समझा रहा हूं कि भाई मोलैरिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, और रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि नीट में और जेईई में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस दो वैल्यू सामने रखो कर दो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मोल ऑफ CO2। कुछ CO2 है, उसमें से कुछ CO2 रिमूव कर दिया है, तो बताओ कितना CO2 बचा है। बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 में से कितने मोल्स CO2 रिमूव किए तो उतने बच जाएंगे। अब क्या गिवन है, 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मोल, माइनस कितने मोल्स रिमूव कर रहे हैं 10⁻21, तो इसे भी मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस। क्वेश्चन में पूछा है कि x मिलीग्राम सैंपल बन रहा है, कितना x, यानी आंसर मिलीग्राम में बताना है, अभी ग्राम में निकाल लेते हैं। तो दिस इज x गिवन मास, मोलर मास कितना है 44। नाउ यू हैव टू फाइंड आंसर। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाएगा हमसे। 10⁻³ मैं बोलता हूँ 1/एवोगैड्रोस नंबर याद रख लो, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻21 विच इज x बाय 44। 2.8 में से 1.6 घटा दो, 28 में से 16, तो क्या हुआ 1.2 इंटू 10⁻³ दिस इज x बाय 44। क्वेश्चन मिलीग्राम में पूछा है तो 10⁻³ मैं यही रहने दूंगा। 44 इंटू 1.2, 12 का पहाड़ा आता है 12 चौक 48, 52, ठीक है 52.8, तो आंसर आ रहा है हमारा 48.2। तो हो सकता है कुछ वही जो हमने 1/6 किया है, 1.6 10⁻24, दिस इज 2.8, सही घटाया है, 2.8 माइनस 1.10 8 10 1.2, ठीक है 44, ये भी ठीक है, सही लग रहा है। तो 1.2 को 44 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मास ऑफ CO2, अच्छा टेकन इनिशियली, ओह दिस इज द लैक, ये हो गया कि क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, कितना CO2 इनिशियली लिया है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को इंटरप्रेट ही गलत किया। इसे बोलते हैं जल्दी जल्दी में टाइम सेव करने की वजह से टाइम लग जाना। मैंने यहाँ पे क्या सोचा, मैंने सोचा ये गिवन है
और ये रिमूव किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें इतना बचा है, 2.8 इंटू 10⁻³ बच गया और रिमूव किया है 10⁻21। तो इसे भी मोल्स में चेंज कर देते हैं, तो एवोगैड्रोस नंबर और नंबर ऑफ मोल्स CO2 इनिशियली कितना लिया है, दिस इज x/44, ठीक है। अब तो मैं काफी कैलकुलेशन कर चुका हूं, तो डायरेक्टली लिख देता हूं x/44 इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻³ ये उधर जाके क्या होगा, प्लस कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻³ ऐड कर देंगे तो 2.8 प्लस 1.6 4.4 8 से 14 यस इंटू 10⁻³ 44 को 4.4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए इजी ही है, बट मैं आपके लिए फटाफट कर देता हूं। तो आंसर इज 193.6 यानी 196.2। क्या आंसर आ गया, 196.2, ठीक है। बाकी आप दूसरा तरीका ही समझने का ये भी है, खैर मास दिया ही नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मास दिया होता तो मैं रिलेट करवा देता कि भाई ये 28 है, वो 16 है, इसका आधा है तो 1/3 हो जाएगा, 50% बढ़ा दो मास, ऐसा, ठीक है। तो बस अभी ये कह सकता हूँ 2.8 मोल है, इसका मोल 1.6 कर ही लेना सॉल्व, इंटीजर टाइप में आ जाएगा तो क्या करोगे। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इज 1.25 मोलैलिटी। तो डेंसिटी गिवन है और मोलैलिटी आपसे पूछी है, तो देखो एक सिंपल सी चीज है, कभी भी डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। कभी भी डेंसिटी अगर आपकी ग्रेटर देन 1 है तो जो मोलैलिटी है वो लेस देन मोलैरिटी आती है, ये ज्यादातर चल जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप वही फॉर्मूला रिलेशन से सॉल्व कर लेना, बस ये मेरे को ट्रिक बतानी थी। तो इट्स आंसर इज 2.79 मोलर। देन ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ मोल डिस्कस किया, जहां कंसेप्ट डिस्कस हो रहे थे पहली बार मैंने डिस्कस किया, दूसरी बार मैंने ट्रिक यूज की है। एंड मैं आपको समराइज यही करूंगा कि मोल और रेडॉक्स दोनों में इजी आ रहा है, बस आपके दिमाग में ये वायरिंग है कि मुझे नहीं समझ आएगा तो नहीं आएगा। बट अगर आप आज का 2 आवर्स लगा देते हो इस सेशन के बाद इस क्वेश्चन को फिर से करने में, मैं श्योर हूं आप करके आओगे इसको एग्जाम में। तो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।